हम सभी लोग अपने रोटी और मकान के ही चक्कर में पड़े रह जाएंगे और कोई चिंतन मनन का काम नहीं होगा। तो ये चिंतन ना हो पाए, ये बात ना रख पाए, अपने अधिकार के बारे में ना जान पाए, दूसरे रास्ते से ला करके नौकरी को समाप्त करने का बात करा और दूसरे रास्ते से जाकर के संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम करने लगे। सम्मान के हकदार नहीं है क्या बाबा साहब अम्बेडकर? कौन दिलाएगा सम्मान उनको? यही समाज दिलाएगा जो समाज बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए अधिकारों का उपयोग करके आज अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करा। बहुत बहुत साधुवाद मंच संचालक आदरणीय अमृतलाल गौतम सर। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बोध सत्व रविदास, बोध सत्व कबीर, माता रमाबाई अम्बेडकर एवं सभी बहुजन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस सुंदर से पंडाल में बैठे हुए सभी साथियों का वंदन अभिनंदन करते हुए आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अबाजका के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय मुसाफिर सर का वंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ पर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सर, सत्यप्रकाश सर एवं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुत इसमें साथी लोग हमसे बात पूछ दिया करते हैं कि इसमें नाम तो कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन है, कर्मचारियों का कल्याण क्या करेंगे? मेरा उनसे जवाब रहता है कि कर्मचारियों का कल्याण करने के लिए बहुत सारे विभागीय संगठन बने हुए हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसी सरकार की नीति और रीति चल रही है कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकारी सेवाएं ही नहीं रहेंगी, तो आप किस कल्याण की बात करते हैं? बहुत सारे मेरे साथियों से बात हुई, उन्होंने अपनी बात उठाई रखी। उन्होंने कहा कि आप अटेवा में नहीं आते हैं, आपकी जब पेंशन नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? मैंने उनसे पूछा कि आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए नौकरियों की व्यवस्था की हमें चिंता करनी चाहिए या अपनी पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने उसे एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि एक पेड़ जो उखड़ने के कगार पे है, हमको उसको पेड़ की रखवाली, पेड़ स्थिर बना रहे, इसके बारे में प्रयास करना चाहिए या उसकी पत्तियों की और फल और फूल की चिंता करनी चाहिए? पेड़ अगर खड़ा रहेगा तो फल और फूल जरूर मिलते रहेंगे। आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम आप सब जान रहे हैं कि निजीकरण के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नौकरियों की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, बड़ी सोचनीय और चिंतनीय विषय है। कहीं आने वाले समय में नौकरी एक इतिहास कहानी न बन जाए कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को सुनाएं कि हम नौकरी करते थे और जैसे 2 और 3 तारीख आ जाती थी, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख हमारे खाते में आ जाते थे, वो कहें बाबा ऐसा भी होता क्या? अब नहीं होता है। तो ये इसकी भी हमें चिंता करनी है। कैसे चिंता करेंगे? इसके लिए अबाजका के माध्यम से बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति, जिसके संस्थापक हमारे अबाजका के राष्ट्रीय महासचिव मुसाफिर सर ही हैं, इस BBS3 के माध्यम से, और क्या नौकरी और बिना नौकरी वाले ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे नौनिहाल साथी हैं, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है? तो हमारे मुसाफिर सर ने ही उनके लिए भी जिम्मेदारी तय करी और उनके लिए एक संगठन बनाया, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन AIDASA। ये तीनों संगठन मिलकर के साथ साथ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिशन बढ़ाएंगे। ये हम आप सब जानते हैं कि जब मिशन बढ़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर का, जब मिशन बढ़ेगा बहुजन महापुरुषों का, तभी हमारे आरक्षण भी बचेगा और संविधान भी बचेगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से हम अपना आरक्षण और संविधान बचा लें।
क्यों नहीं है? क्यों मैं ऐसा बड़े विश्वास के साथ में कहता हूं? मानव कांशीराम साहब कहते हैं कि दक्षिण भारत के लोग, महाराष्ट्र के लोग, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने स्नातक की उपाधि पाई थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लोग संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा था कि इस बारे में विचार भी करें। क्यों? क्योंकि वहां पर मांग कर रहे थे। और मानवा साहब कहते हैं कि इधर उत्तर भारत में बिना मांगे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर विश्वविद्यालय बनाए जा रहे थे। अम्बेडकर के नाम से स्कूल कॉलेज खोलने का काम किया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों का नाम रख करके उनका शिलान्यास, इनोग्रेशन करा जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि दक्षिण भारत में लोग संघर्ष कर रहे थे उनका नाम जोड़ने के लिए, और उत्तर भारत के लोग मिशन चला रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन महापुरुषों के विचारधारा के लिए। यहाँ पर हमने पाया, जब हमने मिशन का बात करी, विचारधारा की बात करी, हमारी विचारधारा जैसे जैसे आगे बढ़ी, और आज हमने न जाने कितनी वो योजनाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हमको मिली, न जाने कितनी वो सारी सुविधाएं जो बहुजन महापुरुषों के नाम से मिली। क्यों? क्योंकि हमने विचारधारा की लड़ाई लड़ी, हमने संघर्ष किया, विचारधारा के लिए किया। तो साथियों, ये इस बात पर विचार मंथन करते हुए इस बात को हम सबने सोचा और सोच करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारा संविधान कब बचेगा, हमारा आरक्षण कब बचेगा, हमारा अधिकार कब बचेगा? जब बहुजन महापुरुषों की विचारधारा बढ़ेगी तभी हमारा सब कुछ मिलेगा। अभी हमारा पिछला सेशन बनारस में हुआ, बहुत अच्छा सा प्रपोजल वहां पे रखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने, बहुत अच्छा सा प्रपोजल रखा। क्या रखा? बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी से प्रभावित होकर के उस समय की सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी। भारत स्वतंत्र हुआ, नाम चेंज करके इसी बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, जो कि भारतीय मुद्रा की गवर्निंग बॉडी का काम करती है, संचालित करती है भारतीय मुद्रा को। और उस भारतीय मुद्रा पर नोट, उस भारतीय मुद्रा पर किसका फोटो लगता है? हम आप सब जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का फोटो लगता है जिसका कहीं भी इस भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, इस भारत का संविधान लिखने में या किसी भी प्रकार से भारत की उन्नति में उसका कहीं पर भी नाम नहीं मिलता है। नाम कहीं में मिलता है? धार्मिक और नैतिकता के मामले में उनका नाम होता है। उस व्यक्ति का भारत की मुद्रा पर फोटो लगा दिया जाता है, और जबकि लगना किसका चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर का। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने इस प्रपोजल को रखा, हम लोगों ने स्वीकार करा, और सब लोग जो भी मीटिंगें होती है, मीटिंगों में जा करके कि सेमिनार कैडर में लोगों के बीच में जा करके खुलेआम इस बात को रखने लगे। जो अभी तक सोशल मीडिया पर खाली फोटो बना करके लड़के लोग डाल दिया करते थे, आज उसको खुलेआम हम लोग मंच से बात को उठाने लगे। ये क्या है? ये विचारधारा की बढ़ोतरी है, विचारधारा के बढ़ने की बात है ये। हम आप सब जानते हैं। एक और छोटा सा बात रखना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान लिख करके जब तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया, और उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 से भारत गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। इस भारत को गणतंत्र दिवस, भारत को गणतंत्र बनाने के दिन को राष्ट्रीय पर्व घोषित करा गया, और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन जब 26 जनवरी का महापर्व हो रहा होता है, हम आप सब जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को कोई याद नहीं करता। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का कोई वहां पर फोटो नहीं लगाता है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई 2 शब्द बोल करके उनके बारे में धन्यवाद नहीं अदा करता है। जब हम आप जाते हैं 26 जनवरी के कार्यक्रमों में, हम आप सब जानते हैं कि किसका फोटो लगता है और किसका जय जयकार होता है। क्या मैं इस मंच के सामने और मंच पर बैठे हुए लोगों से ये जानना चाह रहा हूं, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 26 जनवरी को सम्मान के हकदार नहीं है? सम्मान के हकदार नहीं है क्या बाबा साहब अम्बेडकर? कौन दिलाएगा सम्मान उनको? यही समाज दिलाएगा, जो समाज बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए अधिकारों का उपयोग करके आज
अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करा, आज उसने अपने आप को, अपने भविष्य को ऊपर उठाने का काम करा है। यही तो समाज बाबा साहब अम्बेडकर का उनका वापस सम्मान दिलाने का काम करेंगे। हमारा आपका जिम्मेदारी बनता है। एक बात और रखना चाहेंगे यहाँ पर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभी अधिकारों का हम आप उपयोग कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के विचारधारा का भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, नौकरियों को खत्म करा जा रहा है, संविधान को कुंद करा जा रहा है, संविधान को नेस्तनाबूद करा जा रहा है, संविधान हटा करके दूसरे रास्ते से दूसरा संविधान लाने का प्रयास करा जा रहा है। कौन बचाएगा इसको? कौन बचाएगा? इस बात पर जब मैं चिंतन करता हूँ, इस बात पर जब मैं सोचता हूँ, तो फिर याद आता है बाबा साहब अम्बेडकर की, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सारे अधिकार दिलाए हैं और बचाने के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ही इसको बचाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर आज सशरीर भले हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन उनकी इतनी सशक्त विचारधारा है कि यह सारा बैठा जन समुदाय बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और इस विचारधारा को आगे जब तक हम बढ़ाएंगे, इस विचारधारा को जितनी तीव्रता से आगे बढ़ाएंगे, हमारे हक और अधिकार उतने ही आसानी से सुरक्षित रह पाएंगे और हमारे हक और अधिकारों को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। नौकरियों पर उन्होंने क्यों कुठाराघात करा, इन्हीं को बैकडोर से क्यों समाप्त करने का काम करा? हम यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग विचार करें तो जितना भी आज बढ़ा हुआ संपन्न और समृद्ध परिवार दिखाई पड़ता है, तो बढ़ा हुआ है तो कहीं न कहीं नौकरियों की वजह से ही बढ़ा हुआ है। कोई व्यवसाय की वजह से या कोई फैक्ट्री की वजह से या कोई दूसरा काम करके कोई भी सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। किसी का दूसरी पीढ़ी आज नौकरी में है, तो किसी का तीसरी पीढ़ी है, तो किसी का पहली पीढ़ी है, और जिसकी जितनी पीढ़ी ज्यादा नौकरी में हो गई, उतना ही आज वो ज्यादा समृद्ध और संपन्न माना जा रहा है। याद सोचिए जरा कि अगर नौकरियां नहीं रह जाएंगी तो क्या यह जो संपन्नता है, यह जो बौद्धिक रूप से हमारी मजबूती है, यह मजबूती रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। हम सभी लोग अपने रोटी और मकान के ही चक्कर में पड़े रह जाएंगे और कोई चिंतन मनन का काम नहीं होगा। तो ये चिंतन ना हो पाए, ये बात ना रख पाए, अपने अधिकार के बारे में ना जान पाए, दूसरे रास्ते से ला करके नौकरी को समाप्त करने का बात करा और दूसरे रास्ते से जाकर के संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम करने लगे। ये इतनी सारी बातें जो मैंने यहाँ पर बहुत ही क्षणिक समय में आपके सामने एक छोटा छोटा उदाहरण के माध्यम से रखा हुआ है, ये सब काम कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये सब धरातल पे कैसे पहुंचेगा? एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैं अपने एक मित्र के पास में, ब्राह्मण मित्र था मेरा, मैं उसके पास बैठा हुआ था, छोटी सी बात चलने लगी, वो वर्तमान सरकार की बहुत बुराई करने लगे। जब वर्तमान सरकार की बहुत सारी वो कमियां गिनाने लगे, मैंने तपक से उनसे कह दिया, मैंने कहा दादा इस सरकार को अगली बार में वोट नहीं देना है। मैंने जैसे उनसे कहा कि दादा इस सरकार को अगली बार में वोट नहीं देना है, ऐसी सरकार को वोट दीजिए जो आपके हित की बात करे, उन्होंने तुरंत तपक से जवाब दिया कि अरे अनिल जी, वोट तो मैं नहीं देता, लेकिन क्या करें, सेंटर का आदेश है। मैंने कहा कौन सेंटर की दादा बात करते हैं? क्या हरदोई घंटा का सेंटर उसकी बात करते हैं? कहते नहीं, नागपुर का जो आरएसएस का सेंटर है, मैं उस सेंटर के आदेश का अवहेलना नहीं कर सकता, चाहे मेरा घर लुट जाए, चाहे मेरा सब लुट जाए, लेकिन उस सेंटर से आए आदेश का पालन तो मुझको करना ही पड़ेगा। ऐसा उसका, देखिए ऐसी तालिबानी सोच उस व्यक्ति की। और हम बात करते हैं तो हम बात किसकी करें, किसके आदेश की बात करें? हम किसके बात के साक्षी मान करके अपने को मजबूती से बात रखें? मैं आज बड़ा ही आवाज का टीम का और हमारे मुसाफिर सर का मैं बड़ा ही धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने सोच बनाई। सोच तो सबकी होती है, लेकिन उस सोच को अमली जामा पहनाना आसान नहीं होता है। आपने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो एक चाहत थी, जो इच्छा थी, उन्होंने 1942 में शुरू करी अपनी इच्छा को लोगों में के बीच में रखना, और अंत में 1956 में भी उन्होंने अपनी इच्छा को रखा कि एक बहुजन समाज के लोगों का एक खूबसूरत सा सेंटर हो।
ऐसा सेंटर हो जहां पर वो अपने समस्याओं के बारे में, अपने लोगों के हित और अहित की बात पर चिंतन करके उसी के बारे में लोगों को संदेश दे सके, जो कि निर्विकार रूप से स्वीकार किया जा सके। ऐसा कोई सुंदर सा वैचारिकी का केंद्र हो। बाबा साहब अम्बेडकर की ये अंतिम इच्छा थी। अंतिम इच्छा नहीं पूरा हो पाई। हमारे मुसाफिर सर ने इस बात को समझा, किताबों से उसको पढ़ करके इस बात को समझा, और तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंतिम संदेश स्थली सारनाथ वाराणसी में वैचारिकी का केंद्र बनाने की बात रखी। हम सब ने उसका समर्थन करा और उम्मीद करें कि बहुत ही जल्द में ऐसा वैचारिकी केंद्र तैयार होना चाहिए, तैयार होगा। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, आप सबका सहयोग और समर्थन की बात मिलती रहे। ऐसा सेंटर तैयार होना चाहिए कि जैसे उसने बड़े विश्वास के साथ में कह दिया कि मैं चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए, मैं सेंटर की बात का अवहेलना नहीं कर सकता। हम भी उसी सेंटर की बात करें कि हमारा भी एक कोई व्यक्ति, हमारा कोई ऐसा सेंटर है, ऐसी कोई जगह है जहां पर हमारी समस्याओं के बारे में विचार किया जा रहा है, और वहां से अगर कोई आदेश आए, अगर वहां से कोई संदेश आए तो वो हमारे हित के लिए होगा। ऐसा विश्वास हमारा बन सके तो ऐसा सेंटर बनना चाहिए। ऐसे सेंटर की हम लोग जो हमारी थीम रखी गई है, वो सेंटर के माध्यम से जो मैं बात रखा हूं कि विचारधारा बढ़ेगी, तभी सेंट्रलाइज विचारधारा होगी, और तभी कि सेंट्रलाइज विचारधारा जो संगठनात्मक रूप से हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तभी वो पहुंच पाएगी। तो हम सब आप लोगों से आवाज के माध्यम से आह्वान करते हैं कि सब लोगों के सहयोग से सेंटर बनेगा, और ये जो वैचारिकी की बात चल रही है, इस वैचारिकी को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएंगे जहां ये व्यक्ति उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएंगे जहां तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है। ऐसा ही आशा और विश्वास के साथ में मैं और एक बात और मैं कहना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बार बार क्यों लिया जाता है। हमारे अशोक सर ने पिछले हमारे कार्यक्रम में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर पर आरोप लगते थे कि आप विरोधी विचारधारा के हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पर समय समय पर आरोप लगते थे कि आप विरोधी विचारधारा के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं करते हैं, भारत के स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, आप पक्षपात की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने उनको जवाब दे दिया है, मैंने उनको जवाब दिया कि हे मेरे बात रखने वाले लोगों, हमसे सवाल करने वाले लोगों, भले ही मुझको कितना भी विरोधी क्यों न कह दिया जाए, मैं उस बात को जरूर रखूंगा जो हमारे बहुजन समाज के हित की बात होगी। तो बहुजन समाज के हित की बात रखने की शुरुआत करने वाले एवं हम सबको अधिकार देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज यहाँ पर याद किया जाएगा, अच्छे से उनके विचारों को रखा जाएगा, और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में, 72 जनपदों में, उनके सभी विकास खंडों में, पूरे भारत में आवाज के माध्यम से बहुजन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस बात को रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी लोगों को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।